नमस्कार साथियों। आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट टॉपिक को लेके चल रहे हैं जो हमारे इस वीएमएम ऑनलाइन एकेडमी की सीरीज है। इसमें आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी जो आज हम सीखेंगे, हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो बेसिक टेक्निक्स हैं उन पे बात ना करके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट की 30 एमसीक्यूज हैं, उन पे हम बात करेंगे और उनको समझेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पे हम बातचीत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस हिंदी में दिए गए हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे सारे, और जिनके क्वेश्चंस के साथ साथ आपको इसके आंसर भी मिलेंगे और साथ में उस आंसर के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रशासन, इट मीन्स आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो हॉस्पिटल में, उससे रिलेटेड होंगे। क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड होंगे। जो भी आपके टेक्निक्स आती हैं, आपका पेशेंट सिक्योरिटी हो गया, आपका जितने भी लीगल या फिर टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको हम सबको कवर करेंगे। इसमें हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आ सकते हैं, या फिर कोई प्रशिक्षण ले रहा है, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी या बैचलर वोकेशन में ओटी से पढ़ाई कर रहे हैं या नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप हॉस्पिटल के किसी भी ब्रांच से स्टडी कर रहे हैं। हर किसी के लिए यह काम आने वाली चीज़ होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन सामने आया है वो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हॉस्पिटल प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। हॉस्पिटल प्रशासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चिकित्सा अधीक्षक, दूसरा ऑप्शन है सीएमओ, तीसरा ऑप्शन है नर्सिंग अधिकारी और चौथा है लेखा अधिकारी। सोचिए अपने आंसर को और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फटाफट से लिखिए। चलिए थोड़ा सा आप सोचिए, टाइम लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चिकित्सा अधीक्षक। बहुत से लोगों ने सीएमओ लिखा होगा। सीएमओ जो होता है ये अलग पद है, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, ये नहीं है ना, ये अलग है। बहुत सारों ने ये सोचा होगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो आंसर है आपका चिकित्सा अधीक्षक। यानी कि आपका जो चिकित्सा अधीक्षक है ये कौन होता है, ये होता है आपका, ये रहा आपका सही आंसर, चिकित्सा अधीक्षक ना। तो जो चिकित्सा अधीक्षक है, चिकित्सा अधीक्षक अस्पताल के दैनिक प्रशासन, स्टाफ प्रबंधन और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो हॉस्पिटल में जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उन हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख होता है, मेन जो होता है उसे कहते हैं हम चिकित्सा अधीक्षक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ओपीडी। ओपीडी का पूरा नाम क्या है, ओपीडी का पूरा नाम क्या है, इस पे हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ओपीडी, ओपीडी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके इन ऑप्शन को पढ़ करके देख सकते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने, जो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं इनमें से क्या आंसर सही है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल पेशेंट डिवीजन, ऑनलाइन पेशेंट डायग्नोसिस, या इनमें से कोई नहीं। तो ओपीडी, ओपीडी जो है इसका आप आंसर फटाफट से बताइए। चलिए हम इसके जो आंसर है उसको डिस्कस करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ओपीडी में वे रोगी आते हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ डायग्नोसिस और बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि वो क्या करते हैं ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, ओपीडी में पेशेंट आता है, डॉक्टर से परामर्श लेकर के जो भी डायग्नोसिस या जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं उसके बाद वो घर चले जाते हैं। उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जिन पेशेंट को भर्ती किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं,
उस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आईसीयू, यानी कि आईसीयू का जो अर्थ है वो क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आईसीयू का अर्थ क्या है। आईसीयू, आईसीयू की फुल फॉर्म बताइए जी आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में, जिन जिन को मालूम है। आईसीयू, आपका जो आंसर है वो है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये क्वेश्चन हिंदी में है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका दोनों भाषा में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, या कुछ होते हैं सिर्फ हिंदी भाषी बैकग्राउंड से होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम इंग्लिश में भी लेके आएंगे। अभी मैंने इनको नोट्स जो तैयार किए हैं आपके लिए हिंदी में किए हैं, हम इंग्लिश में भी रखेंगे। बट फिर भी आप जो है इनको ढूंढ करके, नोट करके, अपने नोट्स बना करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट्स बना करके फिर इनको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, है ना। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, आपका आंसर जो सही है वो है ये वाला का, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आईसीयू का जो है उसमें क्या होता है, आईसीयू गंभीर रूप से बीमार या चोटिल रोगियों के लिए विशेष देखभाल और मॉनिटरिंग प्रदान करता है। तो आईसीयू हम कई बार सुनते हैं भाई पेशेंट आईसीयू में है, तो आईसीयू का मीन्स सीधी सीधी यही है कि जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, यानी कि जिनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है या जो चोटिल रोगी होते हैं, उनके लिए विशेष देखभाल, यानी कि उनको विशेष उनकी जो है विशेष देखभाल उनको विशेष देखभाल देने के लिए और मॉनिटरिंग प्रदान करते हैं, ये आईसीयू है। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा जो क्वेश्चन हमारा है वो है रोगी अधिकार, यानी कि पेशेंट राइट्स के अंतर्गत क्या शामिल है। रोगी अधिकार यानी कि जो पेशेंट राइट्स हैं उसके अंतर्गत क्या शामिल है, कि जो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। उनमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गोपनीयता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है उपचार की जानकारी का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है दोनों का और खा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है फटाफट से अपना जो आंसर है, आपको जो सही आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। यहाँ पे जो सही आंसर आपका बन के आता है वो आता है आपका गा, यानी कि तीसरा, दोनों। का और खा में जो दो चीज हैं दोनों आपके आएंगे, यानी कि किसी पेशेंट को क्या है, किसी पेशेंट को आपका गोपनीयता का अधिकार और उपचार की जानकारी का अधिकार, दोनों अधिकार इसमें दिए गए हैं। रोगी को अपने इलाज की पूरी जानकारी और मेडिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता का अधिकार होता है। चलिए हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन हम लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू रूल 2016 किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, अस्पताल वाहन प्रबंधन, बिस्तर प्रबंधन, या इनमें से कोई नहीं। आपको जो सही आंसर लगता है आप फटाफट से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए जो सही आंसर इसका है वो है का, यानी कि बायोमेडिकल प्रबंधन, बायोमेडिकल प्रबंधन। बायोमेडिकल प्रबंधन क्या होता है, बायोमेडिकल प्रबंधन जो एक लॉ बना है, भारत सरकार ने बनाया है 2016 में, जो है इसको नाम दिया गया है बीएमडब्ल्यू रूल 2016, यानी कि भारत सरकार ने ये जो बनाया है 2016 रूल है ये। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग कलर के डस्टबिन्स रखे रहते हैं। हमारे घर में नॉर्मल कचरे के लिए 2 तरीके के डस्टबिन होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा डालते हैं, है ना। यानी कि एक में ऐसा जो जिसमें सब्जियां फूड वगैरह होते हैं, एक में हम सिर्फ जो है प्लास्टिक्स या जो भी ऐसा कचरा है जो सूखा है उसको हम डालते हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स में भी होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के वेस्ट को डाला जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में कई तरीके के
वेस्ट निकलता है, जिसमें आपका एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, आपका इन्फेक्टेड वेस्ट हो गया, या अलग अलग तरीके के वेस्ट हो गया, है ना। तो ये जो अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं, जैसे निडल्स हैं, यूज्ड जो निडल्स हैं, या सिरिंज हैं, या यूज होने वाले ग्लव्स हैं, या मानव के जो भी अपशिष्ट हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया करके अलग अलग कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। तो जो BMW रूल 2016 है, वो किससे संबंधित है? वो है बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन से, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से। ये नियम संक्रामक कचरे के सुरक्षित निपटान, रंग कोडित वर्गीकरण और पर्यावरण सुरक्षा को नियंत्रित करते हैं। यानी कि अलग अलग कलर के जो डस्टबिन्स होते हैं उसमें इसको अलग अलग तरीके से जो है सेपरेट करके डालेंगे। उससे क्या होगा, जब भी इसको डिस्पोज किया जाएगा तो इसको बेहतर तरीके से इसका प्रबंधन किया जाएगा, इसका निपटारा किया जाएगा। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हॉस्पिटल में कोड ब्लू, यानी कि जो कोड ब्लू है किस स्थिति के लिए उपयोग किया जाता है। आपको मैं बता दूं, हॉस्पिटल्स में कुछ कोड होते हैं, अलग अलग कलर के कोड होते हैं, उन कोड का इस्तेमाल किया जाता है, और वो कोड एक स्थिति को समझने के लिए किया जाता है जिसको हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग जानते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि ऐसे सिचुएशन में लोग पैनिक ना हो, भगदड़ ना मचे, या लोगों में एक तरीके की डर की भावना या एक तरीके का ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि जिससे लोग पैनिक हो जाए। पैनिक स्थिति से बचने के लिए इन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हॉस्पिटल में जो ब्लू कोड होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला, कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हृदयघात, हार्ट अटैक। दूसरा, आग लगना। तीसरा, ब्लड की कमी या रक्त की कमी। चौथा, इन्फेक्शन कंट्रोल या संक्रमण नियंत्रण। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सही आंसर है, वो जो ब्लू कोड इस्तेमाल होता है वो किस लिए होता है? कार्डियक अरेस्ट के लिए। जो सही आंसर है वो है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हृदयघात के लिए ब्लू कोड एक्टिव होता है। तो यह कोड अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में टीम को अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो इसमें मैं आपके सामने एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपके सामने अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे हॉस्पिटल कोड लिखा है, उसकी क्विक गाइड है, इसमें अलग अलग कोड लिखा है। आपके सामने ब्लू कोड है, रेड है, ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, पिंक है, ऑरेंज है, वॉलेट है, येलो है, ब्राउन है, सिल्वर है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। कलर के कोड के विषय में बेहतर जानकारी के लिए अलग से हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कलर कोड के विषय में पढ़ाएंगे। ये आप हो सकता है आप मेडिकल स्टूडेंट्स हों, आप कोई कोर्स कर रहे हों, हो सकता है आप इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो देख रहे हों, या कहीं ना कहीं हो सकता है आप ये आपके लिए नॉलेजेबल हो। इस फील्ड से आप इस फील्ड के मेडिकल फील्ड से आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ भी आपका ऐसा कनेक्शन हो, तो हम इस चैनल के माध्यम से और वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आपको हम बेहतर चीज़ें बताते रहेंगे। चलिए अब हम जो है सातवां क्वेश्चन लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है NABH। NABH का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है NABH की फुल फॉर्म, है ना। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शंस में से जो आपको सही ऑप्शंस लगता है फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। दूसरा ऑप्शन है नेशनल हेल्थ केयर बोर्ड। तीसरा ऑप्शन है नेशनल बायोमेडिकल वेस्ट बोर्ड। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। तो आप आपका ऑप्शन जो आंसर होगा, हमारा आंसर है नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, यानी कि NABH का जो पूरा नाम है वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल। NABH क्या होता है? ये NABH भारत में अस्पतालों और हेल्थ केयर संस्थानों की गुणवत्ता मानकों को प्रमाणित करता है ना। ये क्या करता है? NABH जो होता है भारत में अस्पतालों और हेल्थ केयर संस्थानों की गुणवत्ता मानकों को प्रमाणित करता है। जो हॉस्पिटल के इंस्पेक्शंस, वहाँ पे जो मानक हैं, गुणवत्ता है, उसके इंस्पेक्शन करके और उनको एक प्रमाण पत्र देता है। ये NABH का एक्रेडिटेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
यहाँ पे NABH का आप देख रहे होंगे, ये लोगो आपने कई हॉस्पिटल्स में देखा होगा। यहाँ पे जो लोगो बना हुआ है, या कई हॉस्पिटल्स के जो प्रचार होते हैं, विज्ञापन होते हैं, या हॉस्पिटल के नाम होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा NABH एक्रेडिटेड ना, ये आपने देखा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का उद्देश्य क्या है? आपने सुना होगा टेलीमेडिसिन टेलीमेडिसिन टेलीमेडिसिन, ये सवाल है, आपने कई बार देखा होगा टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन क्या है? काफ़ी कुछ समय में ये काफ़ी प्रचलन में आया है। तो दूरस्थ रूप से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, ऑपरेशन थिएटर प्रबंधन, रक्त बैंक प्रणाली, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका टेलीमेडिसिन से आप क्या समझते हैं? इसका आपको आंसर यदि मालूम है तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका का, दूरस्थ रूप से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना। दूरस्थ रूप से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, इट मीन्स टेलीमेडिसिन के जरिए क्या होता है, डॉक्टर वीडियो कॉल, ऐप या फ़ोन पर रोगियों का इलाज करते हैं। इसमें बहुत से ऐसे कंपनीज हैं, बहुत से ऐसे ऐप हैं जिसमें इस तरीके का इलाज किया जाता है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो क्या करते हैं, एक ऐप के माध्यम से डॉक्टर कनेक्ट रहते हैं। आप ऐप में अपनी कॉल बुक करते हैं, वीडियो कॉल बुक करते हैं, उसमें आपके सामने डॉक्टर लाइव रहते हैं और उस समय आपको पेशेंट का वो एक तरीके से डिजिटल निरीक्षण करते हैं और उसके बाद वो अपना एक इलाज देते हैं। इसी को कहते हैं टेलीमेडिसिन सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 9वां। 9वां जो क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में हम है हॉस्पिटल में एथिक्स कमेटी किस लिए बनाई जाती है? हॉस्पिटल में एथिक्स कमेटी किस लिए बनाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। नैतिक मुद्दों और शोध अनुमोदन हेतु, दूसरा है वित्तीय लेखा जोखा, तीसरा है स्टाफ की छुट्टियां तय करना, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। हॉस्पिटल में एक एथिक कमेटी बनाई जाती है, ये कमेटी किस लिए बनाई जाती है? आपको जो आंसर सही लगता है आप फटाफट से इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है पहला का, यानी कि नैतिक मुद्दों और शोध अनुमोदन हेतु। यह कमेटी क्या करती है? यह कमेटी मेडिकल रिसर्च, रोगी अधिकार और नैतिक दुविधाओं का निर्माण सॉरी फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यह कमेटी मेडिकल रिसर्च, रोगी अधिकार और नैतिक दुविधाओं पर निर्णय लेती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 10वां क्वेश्चन। 10वां जो क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ क्या है? आयुष्मान भारत योजना का लाभ क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपने आयुष्मान भारत योजना के विषय में सुना होगा। ऑप्शन है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, दूसरा है मुफ्त दवा वितरण, तीसरा है निजी अस्पतालों का निर्माण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप इस मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, क्योंकि आपने आयुष्मान भारत का योजना का कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो इसका आंसर आप फटाफट से दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इसका जो सही आंसर है वो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, यानी कि का। यह योजना गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त इलाज और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। एक तरीके से ये स्वास्थ्य बीमा है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप अपना स्वास्थ्य कार्ड लगाते हैं, यानी कि वो लोग जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं उनके लिए योजना लाई गई। यह योजना गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त इलाज, मुफ्त उपचार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तो यदि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी का स्वास्थ्य ऐसा है कि जैसे कोई इलाज करवाना है, ऑपरेशन या कोई भी ऐसी स्थिति है, उसके लिए हॉस्पिटल में जो व्यक्ति जाता है तो ये जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो स्वास्थ्य कार्ड है उससे जो स्वास्थ्य बीमा वो व्यक्ति है, बीमा का लाभ ले सकता है और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। इसमें अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग कवर है।
और बीमारी के हिसाब से इसमें अलग-अलग चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि आपने कार्ड लगाया तो 5 लाख का 5 लाख पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये क्या है कि इसमें अलग-अलग बीमारी के लिए अलग-अलग अ, कवर है कि कितने जैसे यदि कोई किसी का किडनी का स्टोन है, उसके लिए कितना चार्ज है, हॉस्पिटल कितना चार्ज करेंगे, या उसमें एक ऐसी चीज़ आती है कि भई इतने रुपए के अंदर आपको उस इलाज को करना है। उसमें सारी चीज़ें आएँगी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हम लेते हैं आईएसओ। आईएसओ आपने बहुत बार सुना होगा, आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ सर्टिफाइड। तो आईएसओ में अलग-अलग आईएसओ सर्टिफिकेशन होते हैं। आपके सामने है आईएसओ 15189, 15189 यानी कि 15189 किससे संबंधित है? आपने अलग-अलग आईएसओ सुने होंगे। हम आपको इसके बाद अगली स्लाइड में दिखाएँगे कि आईएसओ का अगला कितने टाइप के आईएसओ होते हैं, क्या-क्या चीज़ों के लिए होते हैं। बट आप ये देख सकते हैं आईएसओ क्या है? आईएसओ 15189 किससे संबंधित है? मेडिकल लैबोरेटरी की गुणवत्ता, अस्पताल की सफाई, नर्सिंग प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं। चलिए, यदि आपको जानकारी है तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है मेडिकल लैबोरेटरी की गुणवत्ता, यानी कि का मेडिकल लैबोरेटरी की गुणवत्ता। यह मानक मेडिकल लैब्स में टेस्टिंग प्रक्रियाओं, उपकरणों और रिपोर्ट की सटीकता सुनिश्चित करता है। यानी कि यह जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन है 15189, यह क्या मेडिकल लैबोरेटरी की गुणवत्ता के लिए से संबंधित है। यह मानक मेडिकल लैब्स में टेस्टिंग प्रक्रियाओं, उपकरणों और रिपोर्ट की सटीकता सुनिश्चित करता है ना। तो कुछ आईएसओ जो सर्टिफिकेशन है उनको हम अगले स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने ये आईएसओ सर्टिफिकेशन लिखा है। आईएसओ 15189 जो है यह अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो मेडिकल प्रयोगशालाओं यानी कि मेडिकल लैबोरेटरीज की गुणवत्ता और क्षमता, क्वालिटी क्या करता है, ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि क्या गुणवत्ता है ना। इसमें जैसे आप देखेंगे कि ये आपके सामने पिछले स्लाइड में हम जाते हैं वापस। ये आपके सामने देखिए, ये आईएसओ 15189 ये क्या एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये क्या करता है, जो आपकी मेडिकल लैबोरेटरीज हैं इसमें गुणवत्ता और क्षमता की क्या करता है, सुनिश्चितता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है ना। यह मानक विशेष रूप से प्रयोगशालाओं द्वारा किए जाने वाले रोग नमूने यानी कि पेशेंट के जो सैंपल्स होते हैं के टेस्टिंग प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन और आईएसओ स्लैश आईईओ आईईसी 17025 टेस्टिंग लैब्स के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसे चिकित्सा प्रयोगशालाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है ना। आपने सुना होगा ये जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है आईएसओ 9001, ये आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा। लेकिन इसे क्या है, इसे जो है आईएसओ आईएसओ 9001 जो है ये गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है, और इसी को जो है आईएसओ स्लैश आईईओ 17025 टेस्टिंग लैब्स के सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे क्या है, लेकिन इसे क्या है, चिकित्सा प्रयोगशालाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अलग से बनाया गया है ना। तो ये आईएसओ का है। इसमें आईएसओ 15189 के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या है, इसलिए इस सर्टिफिकेशन को बनाया गया या क्यों जरूरी है। कुछ जो स्टूडेंट्स इस वीडियो में होंगे जो पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं या पैथोलॉजी लैब से रिलेट करते हैं, या भले ही आप ओटी टेक्नीशियन हो या किसी अदर मेडिकल ब्रांच से हो, फिर भी ये जानना आवश्यक है और ये समझना जरूरी है। आईएसओ 15189 के मुख्य उद्देश्य क्या है? सटीक और विश्वसनीय परिणाम, रोगी के नमूनों की जांच में त्रुटियों को कम करना है ना। सबसे बड़ा यह है कि भाई रोगियों के जो सैंपल्स पेशेंट देते हैं उनके सैंपल्स के जो नमूने हैं, सैंपल्स हैं जो उसमें जो भी त्रुटियां हों यानी कि जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको कम से कम किया जाए, और रिपोर्ट की शुद्धता बढ़ाना यानी कि रिपोर्ट की एक्यूरेसी
बनाए रखना या बढ़ाना। दूसरा इसमें है रोगी सुरक्षा, गलत डायग्नोसिस या उपचार के जोखिम को कम करना। यदि किसी व्यक्ति का गलत डायग्नोसिस हो जाता है, यानी किसी व्यक्ति की रिपोर्ट गलत हो जाती है, ऐसे में उसके उपचार का जोखिम हो सकता है। उसके उपचार के जोखिम को कम करने के लिए ये जो है ISO सर्टिफिकेशन रखा गया है। दूसरा है प्रक्रियाओं का मानवीकरण, प्रक्रियाओं का मानकीकरण। इसका मतलब है नमूना संग्रहण, परीक्षण, डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग को व्यवस्थित करना। अगला है जैसे ISO 15189 के प्रमुख प्रावधान। इसमें क्या कर्मचारी योग्यता, टेक्नीशियन और पैथोलॉजिस्ट को नियमित प्रशिक्षण और कौशल मूल्यांकन। उसके अलावा है उपकरण प्रबंधन। सभी उपकरण प्रबंधन में क्या है, मशीनों का कैलिब्रेशन, रख रखाव और त्रुटि जांच। उसके अलावा जो है गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता नियंत्रण में क्या है, हर टेस्ट के साथ कंट्रोल सैंपल का उपयोग और नतीजों की पुष्टि। उसके अलावा है नमूना प्रबंधन। नमूनों की पहचान, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का सही तरीका, यानी कि जो भी सैंपल्स हैं उन सैंपल्स की सही पहचान, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का सही तरीका। डेटा गोपनीयता, यानी कि रोगी की जो रिपोर्ट है और जानकारी को सुरक्षित रखना। सुधारात्मक कार्यवाही, यानी कि त्रुटियों का विश्लेषण करके उन्हें दोबारा होने से रोकना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से बाद में पढ़ाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा एक और स्लाइड है जिसमें इसी को और विस्तार से बताया है हमने। ISO 15189 जो सर्टिफिकेशन है उसके क्या लाभ हैं। रोगी और डॉक्टर का विश्वास, प्रयोगशाला की विश्वसनीयता बढ़ाना है। वैश्विक मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट स्वीकार होती हैं। नियामक अनुपालन, स्वास्थ्य संबंधी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, लैब के कामकाज में सुधार और व्यवस्थित तरीका। कैसे मिलता है ISO 15189 पर सर्टिफिकेशन या प्रमाणन। आंतरिक ऑडिट, लैब अपनी प्रक्रियाओं का स्वयं मूल्यांकन करती हैं। बाहरी ऑडिट, ISO द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी लैब का निरीक्षण करती है, यानी कि ये सर्टिफिकेशन अगर लेना होता है तो पहले तो लैब अपना प्रक्रियाओं का स्वयं मूल्यांकन करेंगी। उसके बाद एक बाहरी ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट के बाद एक बाहरी ऑडिट होगा, एक्सटर्नल ऑडिट होगा, जिसमें ISO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एक मान्यता प्राप्त एजेंसी आएगी जो लैब का निरीक्षण करती है। सुधार, ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कमियों को दूर किया जाता है। और उसके बाद सर्टिफिकेशन, मानक पूरा होने पर 3 साल के लिए सर्टिफिकेशन दिया जाता है, यानी 3 साल के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उदाहरण, यदि कोई पैथोलॉजी लैब ISO 15189 सर्टिफाइड है तो इसका मतलब है कि उसकी ब्लड टेस्ट, बायोप्सी या कोविड रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सटीकता वाली है। इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। चलिए, ये था हमारा ISO सर्टिफिकेशन के बारे में। और ISO सर्टिफिकेशन और भी तरीके के होते हैं, आप उसे भी अलग से देख सकते हैं। चलिए हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां जो क्वेश्चन हमारा है, फी फॉर सर्विस मॉडल क्या है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रत्येक सेवा के लिए अलग शुल्क, मुफ्त उपचार प्रदान करना, सरकारी अनुदान पर चलना, इनमें से कोई नहीं। तो फी फॉर सर्विस से यदि आप इसकी जानकारी रखते हैं तो फी फॉर सर्विस के लिए आपका क्या ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रत्येक सेवा के लिए अलग कर, यानी कि फी फॉर सर्विस, प्रत्येक सेवा के लिए अलग कर। इस मॉडल में रोगी से प्रत्येक टेस्ट, परामर्श या प्रक्रिया के लिए अलग भुगतान लिया जाता है ना। इसके अलावा एक और होता है जिसमें कंबाइंड होता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। लेकिन फी फॉर सर्विस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यदि आपको डॉक्टर से परामर्श लेना है उसका अलग शुल्क होगा, कोई टेस्ट कराना है उसका अलग शुल्क होगा, कोई और भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं डॉक्टर के द्वारा
या हॉस्पिटल के द्वारा, उसके लिए आपको अलग अलग भुगतान करना होगा। इसे कहते हैं कि जो सर्विस आप ले रहे हैं उसके लिए आपको अलग से भुगतान करना है। इसे कहते हैं फी फॉर सर्विस मॉडल। हॉस्पिटल्स में ये मॉडल भी चलता है, और एक और हम आगे समझेंगे वो मॉडल भी यूज होता है जिसमें ग्रुप में चीज़ें होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएलसी। एमएलसी मेडिको लीगल केस का क्या अर्थ है, यानी कि इसका क्या अर्थ है? चिकित्सा कानूनी मामला जैसे दुर्घटना या हमला। दूसरा, मरीज का लंबे समय तक इलाज। तीसरा, संक्रमण रोग का केस, संक्रामक रोगी का केस, या इनमें से कोई नहीं। एमएलसी मेडिकल लीगल केस का क्या अर्थ है ना? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको जो इनमें से लगता है आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है का, चिकित्सा कानूनी मामला जैसे दुर्घटना या हमला। चिकित्सा कानूनी मामला एमएलसी, इसके शॉर्ट फॉर्म है एमएलसी, पुलिस या कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मामले होते हैं जैसे दुर्घटना, हिंसा या संदिग्ध मौत। आपने कई बार हॉस्पिटल में देखा होगा, यदि कोई मरीज इलाज कराने आता है, वो किसी बीमारी से पीड़ित है या किसी बीमारी से प्रभावित है, तो उसका एडमिट करके उसका एडमिशन किया जाता है, उसे एडमिट किया जाता है, और एडमिट करने के बाद उसका जो इलाज है वो चालू कर दिया जाता है। लेकिन कुछ मामले होते हैं जैसे दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या हिंसा हो गई है, या किसी की संदिग्ध मौत हो गई है, ऐसी सिचुएशन में पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है और एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो उस चीज़ के लिए आता है मेडिकल लीगल केस, है ना? तो इसका जो सही आंसर है वो है चिकित्सा कानूनी मामला, है ना, मेडिकल लीगल केस। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है HAI। HAI, है ना? HAI में क्या हो गया? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये क्या है? अस्पताल में संक्रमित होने वाली बीमारी, हृदय संबंधी समस्या, मानसिक रोग, या इनमें से कोई नहीं। आपको जो इसका आंसर सही लगता है आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए फटाफट से आप जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है का, अस्पताल में संक्रमित होने वाली बीमारी। अस्पताल में संक्रमित होने वाली बीमारी यानी कि ये क्या होती है? अस्पताल में संक्रमित होने वाली बीमारी HAI अस्पताल में भर्ती होने के बाद रोगी को होने वाला संक्रमण है। HAI अस्पताल में भर्ती होने के बाद रोगी को होने वाला संक्रमण है, जैसे सेप्सिस या निमोनिया। सेप्सिस या निमोनिया। तो HAI का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या है? ये है अस्पताल में संक्रमित होने वाली बीमारी। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, 15वां क्वेश्चन लेते हैं। EHR। EHR का पूरा नाम क्या है? EHR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इमरजेंसी हेल्थ रिपोर्ट, एम्प्लॉय हेल्थ रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसका जो जवाब आपको सही लगता है उसको आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। EHR इसका पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इमरजेंसी हेल्थ रिपोर्ट, एम्प्लॉय हेल्थ रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम फटाफट से जवाब जान लेते हैं, और इसका जवाब है का, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होता है? EHR रोगी के मेडिकल इतिहास यानी कि जो मेडिकल हिस्ट्री है, टेस्ट रिजल्ट्स, और उसके जो ट्रीटमेंट उपचार का डिजिटल रिकॉर्ड है ना? तो EHR जो है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इसमें पेशेंट्स की सारी मेडिकल हिस्ट्री रखी जाती है, डिजिटल रूप से उसको संग्रहित किया जाता है, और इसमें जो है टेस्ट रिजल्ट होते हैं, जो भी टेस्ट पेशेंट के होते हैं उसके रिजल्ट्स होते हैं, और जो उपचार का डिजिटल रिकॉर्ड होता है, जो भी उसका उपचार है उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने अब तक 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप निसंदेह यहाँ तक अगर आ गए हैं, आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है,
तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को हमारे ऐप में पढ़ रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू करते रहिए। यदि आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियोस को। और यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। 15 क्वेश्चंस और रह गए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आप अगर यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो आप कंटिन्यू कीजिए। आगे आपके लिए भी और बेहतर क्वेश्चन आने वाले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए। आप चाहे हेल्थ केयर टेक्नीशियन हो, आप चाहे मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो, आप चाहे ओटी टेक्नीशियन हो, आप चाहे नर्स हो, आप चाहे पैरामेडिकल स्टाफ या पैरामेडिक्स हो, या आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हों, तो आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए हम 16वां क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास 15 क्वेश्चंस और हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। निस्संदेह वीडियो लंबी होने वाली है, मगर ये एक क्लास है, एक सब्जेक्टिव कोर्स है, तो आप बने रहिए। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लेन मैनेजमेंट। लेन मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? लेन मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रक्रियाओं में कचरे को कम करना, प्रक्रियाओं में कचरे को कम करना। दूसरा, रोगी के बिल में कटौती। तीसरा, अस्पताल का विस्तार। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रक्रियाओं में कचरे को कम करना, रोगी के बिल में कटौती, अस्पताल का विस्तार, या इनमें से कोई नहीं। लेन मैनेजमेंट है ना। तो इसका आंसर आप फटाफट से दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। चलिए हम सही आंसर पढ़ते हैं। प्रक्रियाओं में कचरे को कम करना, प्रक्रियाओं में कचरे को कम करना, है ना। लेन जो मैनेजमेंट है, लेन मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रक्रियाओं में कचरे को कम करना। यह दक्षता बढ़ाने, समय और संसाधनों की बर्बादी को रोकने पर केंद्रित है। लेन जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका उद्देश्य है प्रक्रियाओं में, यानी कि जो प्रक्रियाएं हैं उनमें कचरे को कम करना, यानी कि यह दक्षता बढ़ाने में, समय और संसाधनों की बर्बादी को रोकने पर केंद्रित है। तो एक लेन मैनेजमेंट है। आप अगर इसके विषय में और जानना चाहेंगे तो आप कमेंट में बताइए, और कमेंट में आप जो भी हमें बताएंगे कि आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, या इसमें आपको और किस चीज़ के बारे में विस्तार से जानना है। तो यदि जैसे आपने कहा लेन मैनेजमेंट के विषय में जानना है, या इससे पहले जो अलग अलग टॉपिक थे, हम उसके विषय में अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, चाहे वो 2 मिनट की, 3 या 4 मिनट की होगी। आपके जो कमेंट होंगे हम उनके आधार पर और वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए नॉलेजेबल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 17वां क्वेश्चन हम लेते हैं। पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किससे जुड़ी है? हमने एक और क्वेश्चन इससे पहले लिया था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं। पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किससे जुड़ी है? क आयुष्मान भारत, ख स्वच्छ भारत अभियान, ग डिजिटल इंडिया, घ इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आयुष्मान भारत, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल इंडिया, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। सही आंसर है क आयुष्मान भारत, क आयुष्मान भारत। यानी कि ये जो पीएमजेएवाई योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये किससे रिलेटेड है? ये है आयुष्मान भारत से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? ये है आयुष्मान भारत से रिलेटेड। पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत का हिस्सा है, जो गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है ना। जैसे आपने आयुष्मान कार्ड या आयुष्मान कार्ड के विषय में देखा था, जो बीमा योजना है, ऐसी ये क्या है? आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चलिए हम 18वां क्वेश्चन लेते हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। स्टरलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? स्टरलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? आप ओटी टेक्नीशियन हैं तो आप जानते होंगे स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया है। चाहे लैब टेक्नीशियन होंगे आप भी जानते हैं कि स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया है। ये क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है।
उपकरणों को रोगाणुमुक्त करना, उपकरणों को रोगाणुमुक्त करना। दूसरा है दवाओं को ठंडा रखना। तीसरा है रोगी का वजन मापना। और चौथा इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको जो भी आंसर सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका का, उपकरणों को रोगाणुमुक्त करना। जो आपके उपकरण होते हैं उनको रोगाणुमुक्त करना, है ना। स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, इसमें जो भी रोगाणु होते हैं इक्विपमेंट्स पे उनको रोगाणुमुक्त किया जाता है ताकि इलाज के दौरान, है, ताकि इलाज के दौरान कोई दिक्कत ना आए या इन्फेक्शन ना हो, है ना। इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशन से सर्जिकल उपकरणों और सामग्री को संक्रमण मुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन ले लेते हैं। क्रेडिट क्रेडिट बिल, क्रेडिट बिल किसे कहते हैं? हॉस्पिटल में आता है, क्रेडिट बिल किसे कहते हैं? का पहला जो है बाद में भुगतान करने का वादा, तत्काल नगद भुगतान, सरकारी अनुदान, इनमें से कोई नहीं। सामने क्वेश्चन है क्रेडिट बिल किसे कहते हैं। अलग अलग तरीके के बिल होते हैं जिनका भुगतान पेशेंट करता है, तो क्रेडिट बिल क्या होते हैं? क्रेडिट बिल क्या होते हैं, चलिए आप बताइए। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है बाद में भुगतान करने का वादा, बाद में भुगतान करने का वादा का। ये क्या होता है, आपने देखा होगा क्रेडिट बिल जैसे कहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति रोगी जो है ऐसे ही बोल दे कि मैं बाद में पैसे दूंगा, है ना। पेशेंट हॉस्पिटल से चला जाएगा तो बाद में भुगतान कैसे करेगा अगर पेशेंट वापस ही नहीं आया। तो इसमें एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बाद में भुगतान करने का जो वादा होता है वो ये होता है कि यह अस्पताल और रोगी स्लैश इंश्योरेंस कंपनी के बीच भुगतान के लिए एक समझौता होता है ना। तो ये एक समझौता होता है, इसके तहत व्यक्ति बाद में भुगतान करने का वादा करता है, इसी को कहते हैं क्रेडिट बिल। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं कि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है ना, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। दूसरा जैसे आपका ये आयुष्मान कार्ड है, उसमें भी तो यही है कि भाई आपका इलाज हो जाता है लेकिन पैसा कहाँ से बाद में आता है, या इंश्योरेंस कंपनी देती है, और जैसे आपका आयुष्मान में गवर्नमेंट देती है। यानी एक तरीके के वो बीमा ही होता है, ये इंश्योरेंस भी एक बीमा है, जो कंपनीज प्राइवेट हो या गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यदि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है और आप इलाज कराते हैं तो जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करती है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये रोगी के और या इंश्योरेंस कंपनी के बीच का एक भुगतान के लिए समझौता होता है। तो कभी आपके सामने क्रेडिट बिल आए कि ये क्वेश्चन आए कि भाई क्रेडिट बिल किसे कहते हैं, तो आपको ये समझना है कि बाद में भुगतान करने का वादा जो इसमें किया जाता है, बाद में करने का भुगतान होता है, ये क्रेडिट बिल के अंदर आता है। और यह सरकारी यह अस्पताल और रोगी स्लैश इंश्योरेंस कंपनी के बीच भुगतान के लिए एक समझौता होता है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सवाल आ सकता है, या कहीं पे एग्ज़ाम में, या कई बार आपके सामने सवाल आ सकता है, तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे जो आपके सामने है। चलिए 20वां क्वेश्चन लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है DRG। DRG का पूरा नाम क्या है? DRG का पूरा नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप, डॉक्टर रेफरल ग्रुप, डिस्चार्ज रिकवरी ग्रुप, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो इसका सटीक और सही आंसर लगता है, या आप भी जो भी आंसर इसका सही मानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए इसका फटाफट से आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका का। आपका आंसर क्या है? का। जैसे डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप, डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप। DRG रोगियों को उनके निदान और उपचार लागत के आधार पर वर्गीकृत करता है। डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप यानी कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं, हर एक रोग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सपोज दैट आप मान के चलिए आप अपना इलाज कराने गए, है ना, या कोई भी व्यक्ति इलाज कराने गया। अब डॉक्टर केबिन में है, अलग अलग डॉक्टर बैठे हुए हैं और पेशेंट एक साथ हैं। ऐसे में कोई कार्डियक का पेशेंट है, हृदय रोग का पेशेंट है, कोई आपका बोन्स का है, कोई आपका न्यूरो का है। अलग अलग बीमारी के लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो कैसे उसे
कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा पेशेंट कहाँ है ना। इसीलिए क्या होता है, डीआरजी जो है, डीआरजी जो प्रोसेस अपनाया जाता है, यानी कि डायग्नोसिस रिलेटेड जो ग्रुप है उसमें वर्गीकृत किया जाता है बीमारी के अनुसार, है ना। डीआरजी जो रोगियों को डीआरजी रोगियों को उनके निदान और उपचार लागत के आधार पर क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग उसमें अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप, है ना। तो उसमें अलग अलग उनको वर्गीकृत किया जाता है कि पेशेंट के हिसाब से, उपचार के हिसाब से, लागत के हिसाब से अलग अलग तरीके से उनको वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। JCI, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल का उद्देश्य क्या है। JCI कमीशन है। इसका उद्देश्य क्या है, अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर एक्रेडिट करना, दूसरा है दवाओं की गुणवत्ता जांचना, तीसरा स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर एक्रेडिट करना, दवाओं की गुणवत्ता जांचना, या स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करना, या इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब सही लगता है उसको आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर है का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्पतालों को एक्रेडिट करना। जैसे आपने थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था NABH, है ना, ऐसे ये क्या है, JCI है। NABH भारत में है और वो भारत में अस्पतालों को एक्रेडिट करता है। ऐसे JCI है, JCI जो है ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक्रेडिट करता है। JCI गुणवत्ता, सुरक्षा और रोगी देखभाल के वैश्विक मानकों को प्रमाणित करता है, यानी कि इसका सर्टिफिकेशन क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है। JCI, है ना, भारत में कुछ प्रमुख निजी अस्पताल JCI ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल द्वारा एक्रेडिट हैं। JCI एक अमेरिकी संगठन है। JCI क्या है, एक अमेरिकी संगठन है। जैसे NABH भारतीय संगठन है, ऐसे JCI एक अमेरिकी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्पतालों की गुणवत्ता, रोगी सुरक्षा और स्वास्थ्य और सेवाओं को मान्यता देता है। हालांकि भारत में JCI एक्रेडिटेशन वाले अस्पतालों की संख्या सीमित है, क्योंकि अधिकांश अस्पताल NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल जैसे घरेलू मानकों को प्राथमिकता देते हैं। जो हमारे नेशनल मानक है उनको प्राथमिकता देते हैं। आपने ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में देखा होगा NABH का एक्रेडिटेशन ही होता है। JCI कम है, सीमित मात्रा में हैं, बहुत सारे लेकिन कम है। और जितने हैं उनकी कितने हैं उसको देखने के लिए आप जो है, ये आपके सामने वेबसाइट है, हम पिछले उस पर चलते हैं। ये आपके सामने वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जब क्लिक कर जाएंगे, इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं कि भारत के, या पहले भारत की, हम भारत में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भारत के कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो JCI से एक्रेडिट हैं, है ना, जिनके पास JCI का एक्रेडिटेशन है। तो इसमें कुछ एक हॉस्पिटल हैं, जैसे भारत के कुछ JCI एक्रेडिटेड अस्पताल हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है चेन्नई, या कुछ शाखाएं हैं अपोलो हॉस्पिटल की। या इसमें आपका जैसे फोर्टिस है, फोर्टिस आपने सुना होगा, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, फोर्टिस आपने सुना होगा, जिसमें जो कार्डियक के लिए फेमस है, कार्डियक का जिसमें इलाज होता है। उसके अलावा मैक्स का हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है साकेत दिल्ली में। उसके अलावा आपने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल सुना होगा। उसके अलावा आप ये जो मुंबई में, उसके अलावा आपने जो है अपोलो का ही एक दूसरा है, बट एक अपोलो हॉस्पिटल्स इधर है, एक दूसरा है आपका अपोलो ग्लेनिकल्स, है ना, अपोलो ग्लेनिकल्स हॉस्पिटल कोलकाता, है ना। तो आपके सामने ये अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। अपोलो ग्लेनिकल्स हॉस्पिटल कोलकाता में है ना। तो एक तो ये आपके सामने है, एक आपके सामने अपोलो का ये वाला हॉस्पिटल है ना, जो चेन्नई में है, अपोलो हॉस्पिटल है। तो ये तो कुछ नाम है, 4-5 नाम है, इसके अलावा भी और भी हैं। और ये आप लिस्ट में देख सकते हैं। भारत में जैसे क्या है कि JCI की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जो है जब इस वेबसाइट में जाएंगे
उसके बाद आप देखेंगे फाइंड एन एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आप जब आएंगे तो उसमें एक सेक्शन में आएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे एक लिस्ट है किनारे में फाइंड करने के लिए, वहाँ पे आप मोर में जाएंगे, इस साइड में, इस साइड में है, जब आप खोलेंगे इस साइड में है, वहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद उसमें आप इंडिया लिखेंगे तो उसमें इंडिया के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अस्पतालों ने लागत लागत और एनएबीएच पर फोकस करने के कारण जैसे एक्रेडिटेशन को रिन्यू नहीं करवाया है, नवीनीकृत कहते हैं, नहीं किया है ना। कुछ अस्पतालों ने लागत और एनएबीएच पर फोकस करने के कारण जेसीआई एक्रेडिटेशन को रिन्यू नहीं किया है ना। एनएबीएच भारत का प्रमुख एक्रेडिटेशन बोर्ड है जो जेसीआई के समान मानकों पर काम करता है, तो इसीलिए ज़्यादातर तौर पे जो है एनएबीएच को ही प्राथमिकता इंडिया में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स देते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा क्वेश्चन है सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा किससे संबंधित है ना। सिक्स सिग्मा आप सुनोगे, आप यदि स्टूडेंट हैं, आप हॉस्पिटल में भी जॉब नहीं करते हैं, तो जब आप जाएंगे तो देखेंगे इस चीज़ को, सुनेंगे। अगर आप ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में तो आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुना होगा। सिक्स सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा किससे संबंधित है? गुणवत्ता प्रबंधन, रोगी पंजीकरण, वित्तीय लेखांकन या दवा भंडारण। तो इसमें आपके सामने है क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। दूसरा है आपका पेशेंट रजिस्ट्रेशन या पेशेंट एडमिशन। तीसरा आपका है अकाउंटिंग, है ना, वित्तीय लेखांकन, अकाउंटिंग। और चौथा आपका है दवा भंडारण यानी कि मेडिसिन का स्टोर। आपको जो इसमें से सही आंसर लगता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका का, यानी कि गुणवत्ता प्रबंधन करने के लिए सिक्स सिग्मा गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है। यह डेटा आधारित पद्धति है। यह क्या है? एक डेटा आधारित पद्धति है जो प्रक्रियाओं में दोषों को कम करके गुणवत्ता सुधारती है। यह एक डेटा आधारित पद्धति है ना। सिक्स सिग्मा क्या है? एक डेटा आधारित पद्धति है जो प्रक्रियाओं में दोषों को कम करके गुणवत्ता सुधारती है ना? तो इसलिए इसको सिक्स सिग्मा कहा गया। सिक्स सिग्मा में अगर आप देखेंगे तो सिक्स सिग्मा क्या करती है? ये गुणवत्ता प्रबंधन करती है। इसमें आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं भाई सिक्स सिग्मा क्या है ना। और इस पे आप जब पढ़ेंगे इसको तो इसमें आप कई चीज़ सीखेंगे। जब आप मेडिकल सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, है ना। तो इससे रिलेटेड आपके सामने बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसको आप जब देखेंगे तो आपके सामने इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आएंगी, टॉपिक आएंगे, जिनको आप अपने आगे की पढ़ाई में देख सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेंगे। सिक्स सिग्मा को भी आप समझते रहिए। आप इसके विषय में अगर बेहतर और जानना चाहें तो आप हमें भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मुख्य लक्षण क्या है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है? सॉरी, क्षमा चाहेंगे, है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोगियों का डेटा संग्रहण करना, स्टाफ की तनख्वाह देना, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसका लक्ष्य क्या है, वो किस लिए है, तो उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो चलिए आप फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए हम इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से ABCD भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ABCD भी लिख सकते हैं, का खा गा घा भी लिख सकते हैं। जरूर नहीं कि आपको पूरा आंसर लिखना है। आप A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, C भी या D भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, जैसे क्वेश्चन 23 और ABC या का खा गा घा। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो इसका लक्ष्य है वो है दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि यह सुनिश्चित करता है कि आपात स्थिति में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का
इससे क्या होता है कि देखो आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी अस्पताल में दवाएँ हैं, दवाएँ दवाओं और उपकरण जितने भी अस्पताल में उनका एक निश्चित डेटा रखा जाता है और उसकी स्थिति को आपात में उसकी स्थिति को जो जो स्थिति में आपात स्थिति में जो आवश्यक संसाधन हैं उनकी उपलब्धता हो, इसके लिए क्या है एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट का सिस्टम को लागू किया जाता है। इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है कि क्या चीज़ आपके पास में उपलब्ध है, क्या चीज़ नहीं है, ताकि समय रहते उसको लाया जा सके और रखा जा सके। तो पूरी इन्वेंटरी यानी कि पूरी जो अस्पताल में जो दवाएँ हैं या उपकरण हैं वो उपलब्ध हों, कम ना पड़े या ऐसा ना हो कि एक आपात स्थिति है, इमरजेंसी है और ऐसे सिचुएशन में अस्पताल में कोई चीज़ नहीं है, तो फिर ऐसे में पेशेंट को इलाज उपलब्ध कराने में दिक्कत आए। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए उसका इन्वेंटरी मैनेजमेंट को लागू किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रोगी सहमति फॉर्म क्यों जरूरी है? रोगी सहमति फॉर्म क्यों जरूरी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है उपचार से पहले रोगी की स्वीकृति लेना, दूसरा है बीमा क्लेम के लिए, तीसरा है अस्पताल का रिकॉर्ड अपडेट करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो आंसर आपको सही लगे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 24 और डैश ए बी सी डी या का खा गा घा लिख सकते हैं। ए बी सी डी भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए, जो आपने सुना होगा रोगी सहमति फॉर्म यानी कि कंसेंट फॉर्म, है ना, कंसेंट फॉर्म जो है वो क्यों जरूरी है? इसका जो सही आंसर है वो है का। उपचार से पहले रोगी की स्वीकृति लेना, यानी कि उपचार से पहले रोगी की स्वीकृति लेना, इसीलिए जो है रोगी सहमति फॉर्म कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, जिसमें साइन लिए जाते हैं। उपचार से पहले रोगी की स्वीकृति लेना यह कानूनी और नैतिक रूप से रोगी को उपचार के जोखिम और लाभों के बारे में सूचित करना है ना। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट का इलाज होना है और पेशेंट ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो खुद कंसेंट फॉर्म साइन करे, तो उसके रिलेटिव्स या उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो सदस्य हैं परिवार के, उनसे ये साइन करवाया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये उपचार के दौरान, है ना, ये एक कानूनी और नैतिक रूप से रोगी को उपचार के जोखिम और लाभ के बारे में सूचित करना होता है कि भाई जो रोगी को जो उपचार दिया जाएगा उसके जो जोखिम है, यानी कि उसमें जो जोखिम है, यानी कि अ, उस ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी होने वाला नुकसान है या फ़ायदा है, उसके बारे में सूचित करना होता है कि भाई पेशेंट सही भी हो सकता है या कोई दिक्कत भी हो सकती है। उसके लाभ और जोखिम दोनों के बारे में उससे सूचित किया जाता है, इसलिए कंसेंट फॉर्म लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रॉमा सेंटर किस प्रकार के रोगियों के लिए होता है? ट्रॉमा सेंटर किस प्रकार के रोगियों के लिए होता है? आपने कई बार सुना होगा ट्रॉमा सेंटर। एक इसका जो ऑप्शन है, इसका पहला है गंभीर चोट या आघात वाले, दूसरा है मानसिक रोगी, तीसरा संक्रामक रोगी और चौथा इनमें से कोई नहीं। ट्रॉमा सेंटर किस प्रकार के रोगियों के लिए होता है? आप फटाफट से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ए बी सी डी, गंभीर चोट या आघात वाले, मानसिक रोगी, संक्रामक रोगी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो आंसर है सही वो है का गंभीर चोट या आघात वाले। ट्रॉमा सेंटर जो है किस प्रकार के रोगियों के लिए होता है? ट्रॉमा सेंटर में वो रोगी आते हैं जो गंभीर चोट या आघात वाले होते हैं। यह विशेष केंद्र गंभीर दुर्घटना हो या जलने के मामलों में त्वरित उपचार प्रदान करता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर्स होते हैं, इमरजेंसी है या अलग अलग वार्ड होते हैं, तो पेशेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वार्ड में जा सकता है, जाता है, लेकिन जब बात आती है गंभीर चोट की या आघात की, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें ट्रॉमा सेंटर में लाया जाता है। ट्रॉमा या यह क्या होता है कि विशेष केंद्र होता है जो गंभीर दुर्घटना हो या जलने के मामले में त्वरित उपचार प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डायटीशियन की भूमिका क्या होती है? डायटीशियन की भूमिका क्या होती है? रोगी के लिए आहार योजना बनाना, दवाओं का वितरण, सर्जरी करना या इनमें से कोई नहीं। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, ए बी सी या डी, जो आपको आंसर सही लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है का। रोगी के लिए
आहार योजना बनाना, रोगी के लिए आहार योजना बनाना, ये काम है डायटीशियन का। डायटीशियन रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पोषण योजना तैयार करते हैं, है ना? डायटीशियन क्या करते हैं? रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पोषण योजना तैयार करते हैं। चलिए, अब लास्ट के 27, 28, 29 और 30 4 क्वेश्चन रह गए हैं। तो आप यहाँ तक आ गए हैं, तो आगे भी इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। और आप इन क्वेश्चंस को नोट करना चाहते हैं तो चाहे तो आप वीडियो को पॉज़ करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, और चाहे आप स्क्रीनशॉट ले करके बाद में इनको नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये आपके आने वाले समय में काम आएँगे। आपकी प्रतियोगिता परीक्षा हो, आपकी स्टडी हो, या कहीं पे भी आपके सामने क्वेश्चंस आएँ, तो आप इनको याद रखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इनका जवाब आगे आसानी से दे सकते हैं। आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसी इसी सीरीज में हमने जो है इसी वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें आया था एक क्वेश्चन आया था आपका किस चीज़ के लिए, जब हम सर्विस के लिए फ़ीस देते थे, है ना? फ़ीस फॉर सर्विस आया था। तो ऐसे ही मैंने बताया था कि एक और वीडियो हम दिखेंगे, इसमें कैपिटेशन। कैपिटेशन क्या होता है? कैपिटेशन क्या होता है ना? कैपिटेशन एक सवाल आया है, हो सकता है आपने पहले सुना हो, अगर नहीं भी सुना हो तो आपके सामने कैपिटेशन क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन है रोगी प्रति निश्चित शुल्क, प्रत्येक सेवा के लिए शुल्क, सरकारी अनुदान, या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने चार ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है वो है प्रति रोगी निश्चित शुल्क। इसका आंसर क्या है? प्रति रोगी निश्चित शुल्क। इस मॉडल में डॉक्टर को रोगी की संख्या के आधार पर पूर्व निर्धारित राशि मिलती है ना? कैपिटेशन क्या होता है? कैपिटेशन क्या होता है? कैपिटेशन एक तरीके का रोग प्रति रोगी निश्चित शुल्क, जो रोगी है उसके लिए प्रति रोगी एक निश्चित शुल्क दिया जाता है। जैसे आपने पहले देखा था ना, प्रत्येक सेवा के लिए, जैसे ये था आपका प्रत्येक सेवा के लिए शुल्क था, जो हमने पढ़ा था उसमें था फी फॉर सर्विस था। तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था अभी कि प्रत्येक सेवा के लिए हम अलग अलग शुल्क देते हैं। डॉक्टर परामर्श के लिए अलग देते हैं, जांच के लिए अलग देते हैं, जो भी हम सेवा लेते हैं उसके लिए हम अलग अलग शुल्क देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कैपिटेशन में क्या होता है, ग्रुप होता है जिसमें ग्रुप सर्विस लेते हैं और प्रति रोगी एक निश्चित शुल्क दिया जाता है। इसमें आगे आपका यह प्रति रोगी एक निश्चित शुल्क होता है। इस मॉडल में डॉक्टर को रोगी की संख्या के आधार पर पूर्व निर्धारित राशि मिलती है ना? देखिए, कैपिटेशन को मैंने बेहतर तरीके से समझाया ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे हम समझते हैं। देखो, कैपिटेशन क्या है? एक हेल्थ केयर भुगतान मॉडल है, जिसमें एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे डॉक्टर या हॉस्पिटल को प्रति रोगी एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, चाहे रोगी ने कितनी भी बार सेवाओं का उपयोग किया हो। यह राशि आमतौर पर मासिक मासिक या वार्षिक आधार पर तय की जाती है। इसका उद्देश्य लागत नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता बढ़ाना है। अच्छा, ये आपको समझ में आया होगा। कैपिटेशन कैसे काम करता है, अब इसको भी समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को प्रति रोगी 500 रुपये प्रति माह देती है, ये प्रति रोगी की बात हो रही है, और एक रोगी पे यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर को प्रति माह 500 रुपये देती है एक महीने का, तो चाहे रोगी एक बार आए या 5 बार आए, डॉक्टर को केवल 500 रुपये ही मिलेंगे, है ना? हो सकता है कोई पेशेंट 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए, डॉक्टर को मिलेंगे 500 रुपये ही, है ना? इसमें ये एक तरीके से जैसे मासिक हमने लिखा है इसमें कि प्रति माह 500 रुपये मिलते हैं। अब चाहे पेशेंट एक बार आए चाहे 5 बार आए, मिलेंगे 500 ही। यह मॉडल प्रिवेंटिव केयर का मीन्स रोग निवारण को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्रदाता का फोकस जो होता है वो रोगियों को कम बीमार करने पर होता है ना? कैपिटेशन के प्रकार क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कैपिटेशन और ग्लोबल कैपिटेशन। प्राइमरी कैपिटेशन में क्या होता है? सीधे प्राथमिक देखभाल डॉक्टर जैसे फैमिली फिजिशियन को भुगतान किया जाता है। ग्लोबल कैपिटेशन में क्या होता है? पूरे हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर नेटवर्क को एक मुफ्त राशि दी जाती है। जैसे कोई हॉस्पिटल है या कोई हेल्थ केयर नेटवर्क है, उनको एक मुफ्त राशि दी जाती है, एक पेमेंट दी जाती है।
इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे क्या हैं कि लागत पे नियंत्रण रहता है, अनावश्यक टेस्ट और उपचार से बचाव। जैसे हमने पे फॉर सर्विस पढ़ा था, तो जितना आप सर्विस देंगे लेंगे, जैसे आपने एक्स-रे करवाया या अल्ट्रासाउंड करवाया या आपने एमआरआई करवाया या आपने कोई भी टेस्ट करवाया या आपने डॉक्टर को दिखाया, जो भी चीज़ें होंगी अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग आपको भुगतान करना पड़ता है। कैपिटेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें एक जो है लागत पे नियंत्रण रहता है और अनावश्यक टेस्ट या उपचार से बचाव होता है। आपको अनावश्यक उपचार अनावश्यक टेस्ट के लिए मना किया जाएगा, नहीं करवाएँगे आपसे अनावश्यक टेस्ट, क्योंकि इसमें फिक्स है कि भई एक निश्चित राशि ही मिलनी है। आप चाहे उसमें जितने मर्ज़ी टेस्ट कराओ लेकिन मिलेगा एक निश्चित राशि। तो ऐसे में क्या है, हॉस्पिटल्स हो या हेल्थ केयर हो नेटवर्क हो, वो क्या करते हैं, वो एक निश्चित आवश्यक जितना ज़रूरी है उतना ही टेस्ट या उपचार के लिए उपचार करते हैं। डॉक्टर के लिए स्थिर आय रहती है इसमें। रोगी की संख्या के आधार पर पूर्वानुमानित एक आय दी जाती है और रोग निवारण पर फोकस किया जाता है, यानी कि स्वास्थ्य रोगी सेवा प्रदाता का लाभ, है ना? सॉरी, इसमें क्या होता है, रोग निवारण पर फोकस किया जाता है, स्वस्थ रोगी प्रदाता का लाभ, यानी कि रोगी अगर स्वस्थ होगा तो जो प्रदाता है उसको लाभ मिलेगा। थोड़ा सा और इसे समझ लेते हैं। इसके नुकसान क्या है? जो कैपिटेशन है इसके नुकसान क्या है? अंडर ट्रीटमेंट का जोखिम रहता है, यानी कि डॉक्टर लागत, है ना, अंडर ट्रीटमेंट का इसमें जोखिम रहता है। डॉक्टर लागत बचाने के चक्कर में जरूरी इलाज न दें, ऐसा भी हो सकता है। रोगी असंतुष्ट, यानी कि रोगी को लग सकता है कि उसने पर्याप्त समय नहीं मिला, ये भी हो सकता है। अच्छा, कहाँ प्रयोग होता है? हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जैसे HMO, ये एक एग्जाम्पल है। सरकारी स्वास्थ्य योजना जैसे आयुष्मान भारत, ये इस्तेमाल यहाँ हो सकता है। मैनेज्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अगला समझते हैं कैपिटेशन और फी फॉर सर्विस में क्या अंतर है। कैपिटेशन प्रति रोगी निश्चित भुगतान, यानी कि लागत नियंत्रण पर फोकस करता है, जबकि फी फॉर सर्विस में क्या होता है, प्रत्येक सेवा के लिए अलग अलग भुगतान, ज़्यादा टेस्ट, इलाज का प्रलोभन, है ना, ये चीज़ें रहती हैं। दूसरा है उदाहरण, इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। यदि एक क्लिनिक 1000 रोगियों के लिए 5 लाख प्रति माह कैपिटेशन फीस लेता है, यानी कि एक क्लिनिक 1000 रोगियों के लिए 5 लाख प्रति महीना कैपिटेशन फीस लेता है, तो वह इन रोगियों को बीमारी से बचाने के लिए नियमित जांच और शिक्षा पर जोर देंगे, ताकि उनकी लागत कम रहे। किसकी लागत? उस क्लिनिक की लागत कम रहे। यह मॉडल स्वास्थ्य प्रबंधन को संतुलन बनाने का प्रयास करता है, लेकिन इसके लिए नैतिक प्राथमिकताओं और निगरानी की आवश्यकता होती है। ये चीज़ हमने कैपिटेशन को विस्तार से समझा है। कैपिटेशन के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इन स्लाइड्स को अपने फ़ोन में रख सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं, हम इनको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। फार्मूलरी कमिटी फार्मूलरी कमिटी क्या करती है? दवाओं की सूची तैयार करना, रोगियों का डाटा प्लान बनाना। सॉरी, इसमें है फार्मूलरी कमिटी क्या करती है? रोगियों की क्षमा चाहता हूँ, हमारे पास 28 क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है। फार्मूलरी कमिटी क्या करती है? दवाओं की सूची तैयार करना, रोगियों का डाइट प्लान बनाना, स्टाफ की नियुक्ति करना, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है क, यानी कि दवाओं की सूची तैयार करना। फार्मूलरी जो कमेटी होती है ये क्या करती? यह कमेटी रोगियों का अस्पताल में क्या करती है? दी जाने वाली दवाइयों और उपकरणों की लिस्ट बनाती है। यह कमेटी क्या करती है? दवाओं की सूची तैयार करती है और यह कमेटी क्या करती है? अस्पताल में उपयोग की जाने वाली दवाओं की
और उपकरणों की सूची तैयार करती है, एक लिस्ट तैयार करती है। चलिए 29वां क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट में क्या शामिल है, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंसस आपने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो आप ये सुनेंगे। सेंसस रिपोर्ट में क्या शामिल होता है? रोगियों की संख्या और बिस्तर की उपलब्धता, अस्पताल का राजस्व, स्टाफ की उपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसस समझना बहुत जरूरी है। चलिए इसके आंसर को हम समझ लेते हैं। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 29 ए बी सी या डी लिख सकते हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो है का ए, रोगियों की संख्या और बिस्तर उपलब्धता, यानी कि जो पेशेंट है, पेशेंट कितने पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना, और बेड कितने अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में उसका रिकॉर्ड रखना है। यह क्या होता है? रोगियों की संख्या और बिस्तरों की उपलब्धता, यानी कि पेशेंट की जो संख्या है, उसके अलावा जो अवेलेबल हॉस्पिटल में बेड हैं उनका एक रिकॉर्ड रखता है। यह दैनिक रिपोर्ट अस्पताल के संसाधनों और रोगी प्रवाह के को ट्रैक करता है, यानी कि पेशेंट जो है उनके ट्रैक को, उनके प्रवाह को ट्रैक करता है, यानी कि कितने पेशेंट हैं, पेशेंट की संख्या क्या है और बेड कितने अवेलेबल हैं उसकी एक जानकारी रखता है। और इसके लिए हम इसके विषय में थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। हॉस्पिटल सेंसस को एक बारी समझ लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हॉस्पिटल सेंसस एक दैनिक रिकॉर्ड या रिपोर्ट है जो अस्पताल में मरीजों की संख्या, बिस्तरों की उपलब्धता और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को ट्रैक करने के लिए बनाई जाती है। यह अस्पताल प्रबंधन को संसाधनों का सही आवंटन, सेवाओं की योजना बनाने और रोगियों का प्रवाह, यानी कि पेशेंट जो फ्लो है उसको समझने में मदद करता है। हॉस्पिटल सेंसस के मुख्य घटक क्या होते हैं? रोगियों की संख्या, कुल भर्ती मरीज यानी कि जो एडमिट पेशेंट हैं वो कितने हैं, नए जो एडमिशन है, नए प्रवेश हैं पेशेंट के वो क्या है, डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज जो होता है पेशेंट, डिस्चार्ज पेशेंट है उसकी रिपोर्ट रखना, यानी कि जो जिन पेशेंटों को छुट्टी मिली है, या मृतकों की संख्या यानी कि जो डेथ है उसका रिकॉर्ड, या आपातकालीन विभागों में मरीज यानी कि जो इमरजेंसी या ईआर पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी जो पेशेंट हैं, जो डिपार्टमेंट है आपातकालीन विभाग हैं उनमें जो मरीज हैं उनका रिकॉर्ड। उसके अलावा बिस्तरों की संख्या, यानी कि जो बेड हैं, टोटल बेड हैं वो कितने हैं, खाली जो बेड हैं, वैकेंट बेड हैं वो कितने हैं, और ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, यानी कि जो ऑक्यूपेंसी दर है बेड की वो क्या है। विशेष विभागों में क्या आते हैं, जैसे हमने बोला है कि विशेष विभागों की जानकारी उसको भी इसमें रखना पड़ता है ना। सेंसस में ये भी आता है, जैसे आईसीयू हो गया, सर्जिकल वार्ड हो गया, पीडियाट्रिक वार्ड हो गया, है ना, आदि में जो है मरीजों की संख्या को भी देखा जाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आईसीयू हो गया, सर्जिकल वार्ड हो गया, पीडियाट्रिक वार्ड हो गया, आदि जो विभाग होते हैं उनकी भी इसमें जानकारी रखी जाती है। सेंसस का उद्देश्य क्या होता है? संसाधन प्रबंधन, यानी कि जो नर्सिंग स्टाफ, दवाएं और उपकरणों की आवश्यकता का अनुमान लगाना, आपातकालीन तैयारी, महामारी या दुर्घटना के समय बिस्तरों की उपलब्धता जानना, गुणवत्ता निगरानी, मृत्यु दर, औसत अस्पताल में रहने का समय, जैसे मैट्रिक्स का विश्लेषण करना, है ना। इससे क्या होता है कि भाई ये भी देखा जाता है कि कितने जो है अस्पताल में रहने का क्या समय रहा है, मृत्यु दर क्या रही है, जो पेशेंट रहा है कितने टाइम तक रहा है, उस चीज़ का एक इसमें रिकॉर्ड रहता है। रिपोर्टिंग क्या होती है? सरकारी नियमों या एनएबीएच जैसे संस्थाओं को डेटा प्रस्तुत करना। इसमें क्या आता है, जो सेंसस के तहत ही आता है, जैसे एनएबीएच से एक्रेडिटेड जो हॉस्पिटल होता है, जो एनएबीएच का जो एक्रेडिटेशन लेकर के जो हॉस्पिटल होते हैं, तो एनएबीएच यानी कि एनएबीएच क्या है? सरकारी नियमों या एनएबीएच जैसे संस्थाओं को डेटा प्रस्तुत करना होता है इनको। सेंसस कैसे तैयार होता है? दैनिक अपडेट, वार्ड इंचार्ज या नर्सिंग स्टाफ प्रतिदिन सुबह और शाम मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड करते हैं। डिजिटल सिस्टम, HMIS यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह सॉफ्टवेयर की मदद से रियल टाइम डेटा अपडेट किया जाता है। उदाहरण, अगर किसी अस्पताल में कुल 200 बिस्तर हैं, यानी कि 200 बेड हैं, और सेंसस रिपोर्ट के अनुसार 180 बिस्तर भरे हुए हैं, यानी कि जो बेड ऑक्यूपाइड है वो ऑक्यूपेंसी की दर है वो क्या है, 90% है,
20 बिस्तर खाली हैं। आपातकालीन स्थिति में के लिए तैयार, 5 नए मरीज भर्ती हुए, 10 डिस्चार्ज हुए। तो इससे क्या है कि इस तरीके से इसको उदाहरण के तौर पे समझाया गया। महत्वपूर्ण लाभ क्या है? अस्पताल की दक्षता बढ़ाना, रोगियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, वित्तीय योजनाएं जैसे राजस्व अनुमान में सहायता। यह अस्पताल प्रबंधन का एक मूलभूत टूल है जो दिन प्रतिदिन के संचालन को सुचारू बनाता है। यानी कि यदि किसी हॉस्पिटल में हमें ये जानना है कि भाई नया पेशेंट आया है, उसको एडमिट करना है, हमारे पास बेड अवेलेबल है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? अब जो व्यक्ति रिसेप्शन में है, वो जा करके फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर जो व्यक्ति है, वो जा करके, ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल में दौड़ता रहेगा और जगह जगह जाके देखता रहेगा भाई बेड खाली है या नहीं है। वो एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमने कहा HMIS, यानी कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर होता है। सेंसस के तहत ही इसको रखा जाता है और उससे व्यक्ति को, जो फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर होता है, रिसेप्शन में होता है, वो ये जान लेता है कि भाई हमारे पास कितने बेड अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आप सेंसस को बेहतर तरीके से समझिए, इसके लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे पढ़ सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन योजना क्यों जरूरी है? आपदा प्रबंधन योजना क्यों जरूरी है? प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं में त्वरित प्रक्रिया के लिए, अस्पताल का विज्ञापन करने के लिए, स्टाफ की छुट्टियां तय करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, पहले से ही आ गया है। प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं में त्वरित प्रक्रिया के लिए ये जो है आपदा प्रबंधन योजना जरूरी है ना? यह योजना आपात स्थिति में संसाधनों, स्टाफ और रोगियों के सुरक्षित प्रबंधन को सुनिश्चित करती है। तो इस तरीके से हमने आज के 30 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आप इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए। मात्र 30 क्वेश्चंस हैं, लेकिन यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो साथियों, ये 30 क्वेश्चंस थे और आपको मैं बताना चाहूँगा, वैदिक मेडिकल एंड मैनेजमेंट हमारा जो कॉलेज है, इसका हमारा एक प्लेटफॉर्म है VMM ऑनलाइन एकेडमी, जो हमने ऑनलाइन मोड पे चालू किया है। और हमारा ऑफलाइन कॉलेज है वैदिक मेडिकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज, जिसमें हमारे द्वारा आप देख रहे होंगे हर स्लाइड में यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप सारे देख रहे होंगे नीचे की तरफ। ये जो है हमारे कोर्सेज़ हैं। ऑफलाइन कोर्सेज़ में बैचलर ऑफ वोकेशन में मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी में टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक्सरे वगैरह की पढ़ाई होती है। ये हमारे ऑफलाइन कोर्सेज़ हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ में हमारे एक अपना ऐप है, जो है VMM कॉलेज ऐप। प्ले स्टोर से आप VMM कॉलेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, और हम हेल्थ केयर के कोर्सेज़ में उसमें कुछ लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप किसी फील्ड में स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप मेडिकल फील्ड के कोई स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम कुछ वीडियो कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो, आप इन वीडियोज़ की हेल्प से अपनी स्टडी में थोड़ा-सा हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए हम कुछ कोर्सेज़ लेके आ रहे हैं। तो आप जो है हमारे कॉलेज की ऑफ़िशियल वेबसाइट vmmcollege.com को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ से आप हमारे कॉलेज के विषय में विस्तार जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा VMM कॉलेज ऐप है। उसके अलावा हमारा दूसरी वेबसाइट है vmmedu.com। ये हमारी कोर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन जो कोर्स है उससे रिलेटेड वेबसाइट है। और आप हमारे फेसबुक पेज VMM कॉलेज पे भी विज़िट करके उसे फॉलो कर सकते हैं। आपसे विनती है, आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आप हमारे इस VMM कॉलेज, हमारे 2 चैनल हैं, एक का नाम VMM कॉलेज है, दूसरे का नाम VMM ऑनलाइन एकेडमी है। लोगो आपके सामने, जो VMM कॉलेज है उसमें यह लोगो है, उसमें यह लोगो है ना? और जो VMM ऑनलाइन एकेडमी है, इस चैनल पे तो आप यह वीडियो देख ही रहे हैं, इसमें यह लोगो है। आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव और बेहतर जानकारी प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे ऐसे अगले क्वेश्चंस में, अगली वीडियो में, और अगली सीरीज़ हम लेके आएंगे। इसी के अलावा हमारे इस चैनल पे और भी बहुत सी वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें इनाटमी से रिलेटेड वीडियोस हैं, जिसके अलग प्ले लिस्ट है। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन हो या आप जिस भी मेडिकल सेक्टर का कोर्स करते हो, इनाटमी एंड फिजियोलॉजी सभी फील्ड में ज़रूरी है मेडिकल के। तो आप वहाँ से हमारे
वीडियोज़ को देख सकते हैं। दूसरा हमारा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन से रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ आती हैं। इसमें आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, वो भी हमने इसमें कवर किया है ना? उसके अलावा हमारे अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।